जैसे इंडिया। नमस्कार, आमने सामने न्यूज़ आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से जिंदगी के 7 साल आतंकवादी होने के दाग के साथ जेल में गुजारे। वहीं इंसानियत का संदेश देकर उसी केस के शिवानंद आश्रम की बुजुर्ग साधी की गवाही में अदालत ने नासिर को बाइज्जत बरी किया। देखिए रिपोर्ट। नासिर ने अपने जिंदगी के 7 साल यानी करीब 1/4 उम्र आतंकवादी होने के दाग के साथ जेल में गुजारी। अदालत ने अब तो उसे बेगुनाह पाकर छोड़ दिया, पर घर वाले कहते हैं 7 साल पहले जब एक रोज अखबार में पढ़ा कि नासिर के उसे लखनऊ में पकड़ा गया है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इतना टूट चुका, सोच लो कुछ सब कुछ जैसे मेरे हाथों पर समझ दो आग लगी और मैं अपनी आंखों से उसको लपटे शोले उठते हुए देखे। वहीं पुलिस ने 21 जून 2007 को लखनऊ में मीडिया के सामने होजी के आतंकवादी होने के इल्जाम में याकूब को पेश किया और बताया नासिर भी उसका साथी है, जो लखनऊ में एक गेस्ट हाउस में RDX के साथ रुका था, जो मंदिर और मस्जिदों में धमाके की योजना बना रहा था। नासिर जेल गया और उस पर मुकदमा चलने लगा। ये खबर मिलते ही इंसानियत का संदेश देते ऋषिकेश ने शिवानंद आश्रम के बुजुर्ग साधु सेवानंद उसके बचाव में अदालत आए, जिन्होंने गवाही दी नासिर उनके आश्रम में काम करता था और कहा कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया था, जो कि सादे कपड़े में आए थे। साधु ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई। स्वामी सेवानंद जी मेरे लिए आए गवाही देने के लिए, उनका बहुत बड़ा एहसान है और इस मुल्क की सेकुलरिज्म जो है उसको उन्होंने कायम रखा। हालांकि गैर मजहब होने के बावजूद भी तो मेरे लिए आए, उनका बहुत बड़ा एहसान है। एक तरफ 24 साल की उम्र में नासिर जेल गया, 7 साल तन्हाई में जेल की कोठरी में गुजारे, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों और रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ दिया, जिन्हें मालूम था नासिर बेगुनाह है, लेकिन पुलिस के डर से अपनी जान बचाते रहे। वहीं पुलिस भी नासिर के आतंकवादी होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, जिसके चलते कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन साधु सेवानंद की गवाही उसकी रिहाई का सबसे बड़ा रास्ता बनी। साथ ही साथ समाज में इंसानियत का संदेश भी दिया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। अदालत ने पूछा कि आपको क्या खर्च दिला दिया जाए, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ इंसाफ के लिए आया हूँ और इंसाफ की मदद करने के लिए आया हूँ, मुझे कोई खर्च नहीं चाहिए। तो उनका चरित्र जो उन्होंने पेश किया है न्यायालय के सामने, वाकई वो सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रैलियों में लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के गया में आयोजित रैली में मोदी का इंतजार कर रही भीड़ बेकाबू हो गई और वहां भगदड़ मच गई, जिसके चलते पुलिस ने लाठीचार्ज की। भारतीय जनता पार्टी के पीएम पद उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैलियों में लगातार हादसे हो रहे हैं। बिहार के गया में आयोजित रैली में उनका इंतजार कर रही भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को हंगामा मचा रही भीड़ को शांत करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं माओवादियों ने इसी जिले के 2 गांवों में शक्तिशाली विस्फोट कर निजी कंपनियों के 2 मोबाइल टावर उड़ा दिए, जिसके चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बिहार में अपनी रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठा करार दिया और कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही वादे दोहराए गए हैं जो 2004 और 2009 में किए गए थे। भाइयों बहनों, की सरकार आपको ये अधिकार, वो अधिकार, ये राइट, वो राइट एक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों, देश तुम्हारे एक्ट से तंग आ चुका है, देश को एक्शन चाहिए। उन्होंने इस बार फिर से अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है, उन्होंने कहा है, भाइयों बहनों, कांग्रेस के घोषणा पत्र की मैं जरा विस्तार से आज बात करना चाहता हूं। मोदी की बिहार में गया की इस रैली में रामविलास पासवान के साथ साथ अन्य दिग्गज नेता दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, गया।
बागपत में राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह ने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। साथ ही साथ यहाँ के गांव में गन्ना किसान का हाल बहुत खराब है, जिसके चलते इन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। राजनीति अपनी जगह है और रोजी रोटी अपनी जगह। वही इस मामले में सबसे बुरी दशा बागपत के गांव में गन्ना किसानों की है, जिन्हें बीते 1 साल से गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। पैसे की तंगी के कारण किसान अब और इंतजार नहीं कर सकते, लिहाजा सस्ती दरों पर ही वे स्थानीय गुड़ फैक्ट्रियों को अपना गन्ना बेचने पर मजबूर हैं। किसानों को हो रही इस नुकसान का अंदाजा इन फैक्ट्री मालिकों को भी है। किसान भी परेशानी है, किसान ही क्या करे। बात सिर्फ किसानों के नुकसान की नहीं, विकास भी एक अहम मुद्दा है। खासकर बिजली, पानी, सड़क जैसे बुनियादी ढांचे की कमी अब लोग महसूस करने लगे हैं। परेशानी टैरू की परेशानी, ट्रैक्टर की परेशानी। वहीं बागपत पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह जनता के बीच अपनी छवि मजबूत बनाने के लिए विकास जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार पर सीधा निशाना साधा। मोदी को रोकने की क्षमता सिर्फ लोकदल में है और किसी पार्टी में नहीं है। आपको बताते चलें, लोकसभा चुनाव अजीत सिंह के लिए किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से परंपरागत जात समीकरण बदला है, तो दूसरी तरफ बागपत में किसानों की दशा किसी से छुपी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बागपत। लोकसभा चुनाव में वाराणसी की सीट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। एक तो मोदी का नाम, ऊपर से केजरीवाल की तार और अब मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ गया है, जिससे काशी में चुनावी मुकाबला और भी जबरदस्त होने वाला है। लोकसभा चुनाव में काशी की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। एक तो मोदी का नाम, ऊपर से केजरीवाल की ताल और अब मुख्तार अंसारी का नाम। बनारस की गलियों ने क्या तय किया है, ये तो 16 मई को पता ही चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम के बाद से ऐसा लग रहा था कि यहाँ की लड़ाई तो एक तरफा होने वाली है, लेकिन अब तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। आपको याद होगा पिछले चुनाव में जहां मुख्तार अंसारी ने मुरली मनोहर जोशी की जीत का मजा बहुत किरकिरा कर दिया था, तो इस बार फिर मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की टाल ठोक। लोकसभा से आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? चुनाव होने दीजिए, पता लगेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने पत्ते खोले भी नहीं, लेकिन मोदी को घेरने की कोई ना कोई बड़ी तैयारी जरूर चल रही है। ये तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कि काशी का किला किसके नाम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मुहावरा उस समय सही नजर आया जब उत्तर प्रदेश के मुखिया की पत्नी डिम्पल यादव के संसदीय क्षेत्र जनपद कन्नौज में सत्ता की हनन देखने को मिली, जब कन्नौज सपा ने मोटरसाइकिल रैली आयोजन कर आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई, जिसके चलते यातायात घंटों जाम रहा। कन्नौज में सपाइयों ने विशाल मोटरसाइकिल रैली निकालकर अपना दम दिखाया, जहां घोड़े, बैंड बाजा और पटाखों की आवाज के साथ पूरे कन्नौज शहर में रैली निकाली गई। आपको बता दें, इस रैली के आयोजन के लिए प्रशासन ने महज 500 मोटरसाइकिल की परमिशन दी थी, मगर आप इन तस्वीरों में सत्ता की हनक देख सकते हैं, जहां रैली में करीब 2000 मोटरसाइकिल लाई गई। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के बाद भी रैली की भीड़ में पटाखों की आवाजें गूंजती रही और सपाइयों ने रैली को शहर में घुमाने के बाद कन्नौज के NH-91 पर जाम कर दिया, जिसके चलते मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गयी। देखिए, समाजवादी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग बहुत पुराने समय तक है। चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने धांधली करने का प्रयास किया और गुंडागर्दी करने का प्रयास किया। प्रशासन खुलेआम उनके साथ रहा, दंगा फसाद किया। मेरे पिताजी के ऊपर भी समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा हमला, जानलेवा हमला हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी चुनाव, पंचायतों के चुनाव से लेकर अभी जो MLC का चुनाव हुआ, MLC चुनाव में भी खुलेआम धांधली हुई और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। फिलहाल इस सपा रैली के बाद अब देखना ये है कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्यवाही करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कन्नौज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे आनंद थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।